हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रोटेशन। रोटेशन बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन आज हमें इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में मैं लेने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? जिस तरीके से जब आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था वहां पर हमने बात करी थी इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है और उसमें आने वाले चेंज को अपोज करता है। ठीक है, वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपने रोटेशनल मोशन में आने वाले चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन पर। मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? किसके अबाउट? एक एक्सिस के अबाउट। क्या मास एक्सिस के नजदीक है या मास एक्सिस से दूर है? अगर एक धागे को एक पत्थर से बांधा आपने, पत्थर और धागे को बांध दिया आपने और उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धागा छोटा है, पत्थर पास में है, धागा छोटा है, तो उसको घुमाना आसान है या मुश्किल है कंपेयर टू अगर आपने एक बहुत लंबा धागा लिया और उसके एंड पे पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हो? किसको घुमाने में आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे जब आपने लंबा धागा लिया है तब घुमाने के लिए आपको फोर्स या एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। रोटेशन में टॉर्क, हमें एक वर्ड होता है, एक क्वांटिटी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, वो ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो जैसे जैसे मास एक्सिस से दूर जाता है उसके रोटेशनल मोशन में चेंज लाना उतना ही मुश्किल होता हुआ चला जाता है। इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना केवल मास पे बल्कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस पर भी डिपेंड करता है, और वो क्वांटिटी जो बताती है इस इनर्शिया को उसको बोलते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए बेटा देखते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और काफी सारे क्वांटिटीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम निकालने की करेंगे आज कोशिश। ठीक है भाई, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, जिसमें अलग अलग रखे गए पार्टिकल्स, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले डिस्क्रीट से बात स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपके पास एक एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है, और एक पार्टिकल होना चाहिए। अब ये पार्टिकल जो है इस एक्सिस से कुछ दूर होगा, मान लेते हैं r डिस्टेंस दूर है, और इस पार्टिकल का कुछ मास होगा, मान लेते हैं कि m है। इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I से लिखा जाता है, और वो आता है m इंटू आर स्क्वायर। मतलब मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सिस से दूरी पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा दूर हो जाएगा घुमाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो I इज गिवन एज mr स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है? एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आता है, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। अगर डिटेल में जाएं तो एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम है टेंसर,
एक स्केलर, एक वेक्टर, एक उससे बड़ी क्वांटिटी होती है टेंसर। हमारे सिलेबस में नहीं है कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो अभी उसके बारे में आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इट इज अ टेंसर क्वांटिटी जो एक्सिस के हिसाब से बदलती है। अगर हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल मूव कराते तो बदलता नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक एक्सिस यहां ली है, यहां ली है, यहां ली, पैरेलल ही ली है, तब भी आई बदलता है। तो इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस, एक्सिस की लोकेशन एंड उसकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग आएगा, ठीक है ना, बट करेक्शन नहीं है, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक। एनीवेज, अगर आपके पास दो पार्टिकल्स होंगे तब क्या होगा? आप दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और जोड़ देंगे। माइनस नहीं लेना है आपको, सिंपल जोड़ देना है। लेफ्ट में हो कि राइट में हो उससे भी कोई मतलब नहीं, हमें केवल दूरी देखनी है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास ये एक्सिस है, आपके पास एक पार्टिकल यहां पर है, ठीक है ना, इसका मास कुछ m1 है, दूरी r1 है। दूसरा मास आपने यहां ले लिया, इसका मास आपने m2 कह दिया और दूरी आपने इसकी r2 कह दी, ठीक है ना। और ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और फिर लास्ट पार्टिकल ले लेते हैं हम, mn मान लेते हैं इसका मास और दूरी मान लेते हैं rn है। कुछ राइट में, कुछ लेफ्ट में और 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकते हैं। दूरियां आपको दे रखी हैं r1, r2 एंड सो ऑन। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट सिस्टम विल बी m1 r1 स्क्वायर, इसका मूवमेंट इनर्शिया आया, प्लस m2 r2 स्क्वायर, इसका मूवमेंट इनर्शिया आया, प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, इसका मूवमेंट इनर्शिया आया। सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ेंगे तो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आई की वैल्यू आएगी समीशन mi ri स्क्वायर, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। बेटा ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है, इसमें आप आई की वैल्यू को बदलते जाएं, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें और आपको सो ऑन करते जाएं तो आपको आई की वैल्यू मिल जाती है। तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to n करेंगे इसमें तो आई की वैल्यू आएगी m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल्स का। ठीक भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। और इनके बीच में जो दूरी है वो बेटा r है। और अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए आपको एक्सिस भी डिफाइन करनी जरूरी है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर जरूरी नहीं है ना भाई, ठीक है। तो हमने कहा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर है और इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस ले रहा हूं, कहे जा रही है ऐसे जा रही है एक्सिस कर 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 दैट्स एक्सिस, दैट्स एक्सिस। तो देखिए एक्सिस जा रही है हमारे पास ना, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। ठीक है, फाइंड ICM, I अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा भैया। अब कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? काफी सारे बच्चे तो भूल चुके होंगे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं भैया नेकी कर दरिया में डाल। क्या मतलब है सर? पढ़ाई करो और भूल जाओ। बच्चों का मोटो है ये, पढ़ाई करो और भूल जाओ। सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको बताया था, सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको बताया था कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कहां पर होता है सेंटर ऑफ मास। डायरेक्टली याद करने की सिद्धि दी थी मैंने आपको, याद है आपको? ठीक है ना, कैसे करना है आपको याद। m1 से दूरी क्या होगी? अपोजिट मास, दैट इज m2। डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज r। टोटल मास m1 प्लस m2।
अपोजिट मास डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड बाय टोटल मास। आई बात समझ में? थोड़ा साइड में लिख देता हूं साफ साफ, जगह कम है यहां पर, बड़ा डिस्टेंस बनाएगा ये बेटा, अपोजिट मास डिस्टेंस बिटवीन देम टोटल मास। अब भैया जिसको नहीं पता है भाई, या उस बच्चे ने अगर हमारा लेक्चर नहीं देखा है वो वाला, अब उसको तो बेटा याद ही करना पड़ेगा ही, नहीं तो निकाल लो, सॉल्व करके निकाल लो अगर आपको सॉल्व करना तो। दो तरीके, और आपको डायरेक्टली याद करना है, इसको बेटा पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, अपोजिट मास डिस्टेंस बिटवीन देम टोटल मास, ऐसे निकालते हैं। सिंपल, स्वीट, क्यूट। अच्छा भाई, एक बार आपको डिस्टेंस मिल गया, आप क्या करना है, आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे ना भैया, जोड़िए m1 r1 का स्क्वायर। r1 कितना है, r1 है m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 r2 का स्क्वायर। r2 कितना है भैया, r2 है m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है? अरे भैया बोलो, ठीक है? ठीक है ना? लो भैया जोड़ दे रहे हैं आपके लिए फटाफट, बढ़िया से देखो, अच्छे से आ गया। m1 m2 r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, कॉमन लिया है हमने, तो जो ले सकते सब कॉमन ले डाला हमने। क्या बच रहा है यहाँ पर, m2 प्लस m1 बच रहा है, कटेगा? कटेगा ना भाई? तो क्या आ रहा है, आ रहा है m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर आ रहा है। m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 r स्क्वायर आ रहा है। ठीक है? कोई आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं, करने का तरीका समझाया मैंने आपको कि अगर अलग अलग पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उनका मोमेंट डायरेक्शन निकालना कितना आसान है, सबको अलग अलग निकाल के जोड़ के रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है भाई? आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। क्या मतलब है इसका? कॉन्टिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यूसली फैला हुआ हो, जैसे कि ये पेन, इसमें आप अगर देखोगे तो मास कंटिन्यूसली फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां, कंटिन्यूसली फैला हुआ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम। ऐसे में आपके पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं और आप जोड़ने के लिए सम्मिशन नहीं इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। तो हाउ टू डू दैट? तो आपके पास मान लिया कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और कोई भी एक एक्सिस है। अब एक्सिस जो है वो इस ऑब्जेक्ट से भी पास कर सकती है, इसके बाहर से भी पास कर सकती है, उसके फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमने यहां पर कोई भी एक एलिमेंट लिया, उसका मास लिया dm और उसकी दूरी इस एक्सिस से r है, कि दूरी इस एक्सिस से क्या है, r है, तो इस छोटे से मास का छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना आएगा, dm r स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ना, तो मास dm दूरी r, तो छोटे से मास का छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, छोटू से मास का छोटू सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आएगा di = dm r स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, i मिलेगा, i कितना आएगा, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, ये है i, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम को, तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट के लिए करते हैं सम्मिशन, अलग अलग का निकाल के जोड़ देते हैं, यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ता है, एलिमेंट लेके पूरे उस पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो भैया अब आप कहें कुछ करके दिखाओ, तो माने लिख दिया आपने, कोई क्वेश्चन करके दिखाओ इसके उत्तर समझ में आए हमको, तो भैया क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसी कौन सी बात है, क्वेश्चन कर देते हैं भैया, आ जाओ। तो रॉड के लिए निकाल ले, चलो भैया रॉड के लिए निकाल लेते हैं। तो हमें एक रॉड हमारे पास ऐसी रॉड है हमारे, देखो बढ़िया सी रॉड है, ठीक है, और हमने ये एक्सिस ली है, इसके एंड से पास कर रही है, रॉड के परपेंडिकुलर में एक्सिस है, इसके अबाउट हम आई निकालना चाह रहे हैं, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो कैसे करेंगे भैया इसमें,
हमें करना है इंटीग्रेशन। हम गए इंटीग्रेशन के पास, हमने कहा भैया हमको इंटीग्रेट कराना है। उसने पूछा क्या इंटीग्रेट कराना है, हमने कहा हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कराना है। तो इंटीग्रेशन ने कहा है ये क्या होता है, ये क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने कहा हम बताएंगे क्या होता है आपको, हम निकाल के दिखाएंगे इंटीग्रेशन से, हम निकाल के दिखाएंगे कि मूवमेंट इनर्शिया होता क्या है। निकाल के दिखाओ भाई। हमने कहा देखो अगर यहां से आप x डिस्टेंस आगे जाओगे और dx विड्थ का एलिमेंट लोगे ना तो उसका कुछ मास होगा dm, तो कुछ मास होगा dm, ठीक है। तो di की जो वैल्यू आएगी ना कितनी आएगी, वो आएगी dm इंटू एक्स स्क्वायर आएगी, dm इंटू एक्स स्क्वायर आएगी। इसका एलिमेंट का डिस्टेंस है x, ठीक। तो हमने कहा इंटीग्रेशन को भैया देखो ऐसे निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर करके। तो ये तो बात ठीक है बट dm है कितना, dm कितना है, ये कैसे निकलेगा dm कितना है। तो हमने कहा पेशेंस, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो भैया, निकलेगा, ये भी निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा ये, हमने कहा ये निकलेगा यूनिटरी मेथड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, वी कैन यूज यूनिटरी मेथड हियर। हमने कहा l लेंथ पे मास m फैला है, यूनिट लेंथ पे मास m बाय l फैला है, dx लेंथ पे मास m बाय l इंटू dx फैला है, और ये कुछ और नहीं बल्कि dm ही तो है, ये कुछ और नहीं बल्कि dm ही तो है। आ रही बात समझ में आपको। तो हमने कहा देखो क्या फार्मूला बन गया, हमने कहा इंटीग्रेशन को देखो ये फार्मूला है m बाय l dx, ये dm आ गया इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, ये फार्मूला है। अब हमने कहा इंटीग्रेशन से बस तुमको एक काम करना है, x की वैल्यू को अलग अलग लेते जाओ, आपको अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे, पुट करते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना, तो बस जोड़ते जाओ और आपको जोड़ जोड़ के क्या मिल जाएगा, पूरा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन ने कहा रुको ठहरो, मुझे ये तो बताओ जोड़ना कहां से कहां तक है, What are the limits of integration, मुझे ऐसे एलिमेंट कहां से कहां तक मिलेंगे, कहां से कहां तक खोजूं। तो अब हमने कहा कि भैया आपको x इक्वल टू 0 पे पहला एलिमेंट मिलेगा और x इक्वल टू l पे आखिरी एलिमेंट मिलेगा। तो आपको x की वैल्यू को 0 से लेकर l तक करना है वेरी, और आपको मिल जाएगा सारा का सारा एलिमेंट जोड़कर आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हमने कहा इंटीग्रेशन से अब तो समझ में आया कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जोड़ के दो भैया, जोड़ के दो। तो उसने कहा ठहरो भैया, लो अभी जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 0 से लेकर l आंसर दे दिया उसने ml स्क्वायर बाय 3, खटाक आंसर आया ml स्क्वायर बाय 3। अब आप इसको कर लो याद, रजिस्टर इन योर मेमोरी, याद कर लो इसको, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लो बेटा, ठीक है ना। ml स्क्वायर बाय 3 इसका इस्तेमाल हम रोटेशन में करते रहेंगे, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको देके जाऊंगा आज, जिनका इस्तेमाल हम इस चैप्टर में करते रहेंगे। बट बढ़ते हैं आगे, बहुत सारी बातें हमें करनी है आज, बहुत सारी बातें, बहुत 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 सारी बातें करनी है। रिंग की बात कर ले, रिंग की, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंग। We have a ring, have a ring of mass and radius r, और इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है इसकी एक्सिस के अलॉन्ग। इसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम गए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के पास। हमने कहा हमें करना है इंटीग्रेट, उसने कहा क्या इंटीग्रेट करना है, हमने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसने कहा कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा कि रिंग के ऊपर अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया dm मास का, उसकी दूरी r है, इस छोटे से मास का छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। इसको कर दो इंटीग्रेट। अब उसने कहा भैया आर स्क्वायर तो बाहर ही आ गया आपका, क्योंकि तो कांस्टेंट है dm। अब उसने पूछा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, हमने कहा पूरी रिंग पे करना है, पूरी रिंग पे करना है,
उसने कहा कि अगर मैं पूरी रिंग पे छोटे 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 अगर पूरी रिंग पे फैले हुए छोटे छोटे डीएम को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भैया? हमें मिलेगा mr²। इसके बराबर होगा ये आई के बराबर होगा। आई बात समझ में? आई होगा mr² के बराबर। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला भी आपको करना है याद। रिंग की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो होता है mr²। ठीक है, कुछ फीलिंग आ रही होगी आपको, कुछ फीलिंग आ रही होगी। तो और बढ़ते हैं डिस्क के बाद। मास m, रेडियस r इस एक्सिस के अबाउट ऐसी जा रही है, एक्सिस ऐसी एक्सिस जा रही है। इसके अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे? हम गए इंटीग्रेशन के पास, हमने कहा हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किसे करना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा कि अगर आप इस सेंटर से जाओ x डिस्टेंस दूर और dx विड्थ का एक रिंग बना लो, dx विड्थ का एक रिंग बना लो, तो इस रिंग का जो एरिया होगा ना dA, वो होगा 2πx dx। कैसे निकाला सर? समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा दो ना। ध्यान से देखो, अगर इस रिंग को काट के बाहर निकाल लें हम, ठीक है, और फिर कैंची लेकर आए, कट कर दें इसको। कैंची लेकर आए और कट कर दें इसको। ऐसे कैंची लेकर आए, हम कट कर दें इसको। ठीक है, अब काट दिए इसको। हम काट के क्या कर दिया हमने? इसको इस तरीके से फैला दिया। काट के फैला दिया, काटा और फैला दिया। अब फैलाने के बाद जो इसकी लेंथ आएगी भैया, जो इसका पेरीमीटर था वो कितना था? 2πx था ना, 2πx आ गया। और जो इसका थिकनेस है ये कितना है भैया? ये है x dx। तो इसका जो एरिया है, ये एरिया है, जो इसका ये एरिया है, ये कितना आएगा भैया? कितना एरिया है dA? ये एरिया होगा 2πx dx के बराबर। ये एरिया होगा 2πx dx के बराबर। ठीक है, अच्छा जी सर, एरिया तो आ गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? मास चाहिए था। क्योंकि रिंग का मूवमेंट हमेशा कितना होता है? अभी हमने देखा रिंग का होता है बेटा mr²। तो रिंग का मास कितना होगा? तो हमने कहा कि जब पूरा एरिया है ना, कितना है? πr²। कितने? पूरा एरिया कितने मास में? कितना मास है इसमें? m मास है। तो यूनिट एरिया में कितना मास है? m/πr² मास है। तो इस एरिया में, दैट इज 2πx dx एरिया में कितना मास होगा जी? ये मास होगा दिस मल्टीप्लाई बाय 2πx dx। पाई से पाई कट गया, कितना आ रहा? 2m/r² x dx आ रहा। इतना मास होगा। तो इस रिंग का जिसका ये मास है, इस रिंग का जिसका ये मास है और रेडियस x है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? dm/r²। मतलब इसका मास और r²। मास कितना है इसका? 2m/r² x dx इंटू x²। ये मास हो गया इंटू x²। इसका मोमेंट से लिख दिया हमने। अब हमने कहा भैया रिंग को कर दो इंटीग्रेट। ऐसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑल यू नीड टू डू इज x की वैल्यू को वेरी करो 0 से लेकर r। 0 से लेकर r, 0 पे पहली रिंग मिलेगी, r पे दूसरी लास्ट रिंग मिलेगी। 0 से लेकर r तक आप रिंग बनाते जाओ और जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। क्या भैया? 0 से लेकर r तक कर दो। तो 2m बाहर निकलेगा, r² बाहर निकलेगा, x³ का मतलब x की पावर 4/4 निकलेगा। सॉल्व करेंगे, लिमिट डालेंगे 0 से लेकर r तक, सॉल्व करेंगे तो mr²/2 निकलेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 निकल रहा है भैया। रिंग के लिए क्या आया था बेटा? mr² आया था। डिस्क के लिए क्या आया बेटा? mr²/2 आ गया। तो हमने देखा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक, तो सबके लिए हम ऐसे ही इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सबके लिए ऐसे लगातार इंटीग्रेशन नहीं पेलना घर में बैठ के। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स फिजिक्स। मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है आपका, फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है ना। मैथमेटिक्स का टेस्ट मैथमेटिक्स से लेंगे। इंटीग्रेशन का चैप्टर जो है वो मैथमेटिक्स में आएगा आपके लिए। तो डरना नहीं है, डरना मना है। डरना मना है, ठीक है, डरना नहीं है।
फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद करना है। तो कुछ फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, उस फॉर्मूला को याद कर डालिए, ठीक है। तो जो निकाल दिए पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं। रॉड इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, रिंग इस एक्सिस के अबाउट mr², डिस्क इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। ये तो मैं निकाल लीजिए इंटेग्रेट करके आपके लिए, ठीक है ना। अब और देख लेते हैं कुछ और जो आपको याद करने हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कुछ और आपको रास्ते में बताता चलूंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप देखिए, समझिए, मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए। आइए, अगर आपके पास होलो स्फीयर है, 2/5, 2/3 mr²। अगर सॉलिड स्फीयर है 2/5 समझ गए? बढ़िया, मजेदार, शानदार, ठीक। ये तो याद कर लो कम से कम, ठीक है। फिर अब आगे और बात करेंगे। अब एक चीज और देखो, अगर हमारे पास आधी रिंग है, हाफ रिंग, हम जानना चाह रहे हैं इसके अबाउट कितना मोमेंट इनर्शिया होगा। तो हमें पूरी रिंग का पता है mr² होता है, तो आधी रिंग का कितना होगा? हमने कहा इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट इनर्शिया ऑफ द हाफ रिंग? पॉज करें, कमेंट करें। हमने पढ़ा था कि अभी जब पूरी रिंग हमारे पास होती है ना, पूरी रिंग हमारे पास होती है मास m रेडियस r की, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना? mr²। हमने कहा हमारे पास आधी रिंग है मास m रेडियस r की, तो बताओ मोमेंट इनर्शिया कितना होगा? पॉज करके कमेंट करना है। मजा तभी आएगा जब आपका कमेंट सामने आए, मजा तो तभी आएगा जब कमेंट आपका भी सामने आएगा। ये सर मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई तो बेटा इसका आंसर है mr² ही, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, कोई चेंज नहीं आएगा। काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आंसर है mr²/2। कि ना आपके कमेंट्स पढ़े मैं जान सकता हूं, आई एम अंतर्यामी। भूल गए? हिमालय पे जाकर मैंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी है, उनमें से एक सिद्धि ये भी है। आई नो कि बच्चा क्या गलती करता है, कहां गलती करता है, ठीक है। बच्चा बोले सर आंसर होगा mr²/2, क्योंकि आधी है ना, ये आधी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा कर दो। अरे भैया मास डबल कर दिया है मैंने, मास डबल कर दिया है। अगर पूरी रिंग का मास m था तो आधी रिंग का m/2 होना चाहिए था ना, मास तो m है, ऐसे समझो। अगर मैं बिल्कुल इसके जैसे ही एक रिंग इसके नीचे जोड़ दूं तो पूरी रिंग तो बन गई, बट पूरी रिंग का मास कितना हुआ? 2m हो गया ना। तो पूरी रिंग का कितना होगा मोमेंट इनर्शिया? 2mr², आगे ना, ठीक है। तो पूरी रिंग का कितना है? तो आधी रिंग। अब देखो जैसा नीचे वाला वैसा ऊपर वाला, सिमेट्री है ना, जैसा नीचे वाला वैसा ऊपर वाला, तो जितना इसका उतना इसका, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? इसका आधे तो होगा ना, I = I'/2 तो होगा, मतलब mr² तो होगा। In fact from the same argument I can also prove that कि अगर मेरे पास एक आर्क होती, बस इसका मास m होता, रेडियस r होता, ठीक है, तो भी मोमेंट इनर्शिया mr² ही होता। देखो सारा मास r डिस्टेंस दूरी तो है, सारा मास r डिस्टेंस दूरी तो है, सारा मास r डिस्टेंस दूरी तो mr² तो आएगा। ये सुनो, केवल इसके लिए ही नहीं बेटा, केवल इसके लिए ही नहीं, अगर आपके पास कुछ खाने की बात करें मजा आए, मान लिया हमारे पास एक पिज्जा है, क्या है हमारे पास? पिज्जा है, पिज्जा, आहा पानी आ गया, आज तो पिज्जा खाना पड़ेगा, आओ। हमारे पास ये पिज्जा है और पिज्जा में क्या है? स्लाइस है, ऐसे स्लाइस है।
और क्या है इसमें, टॉपिंग्स हैं, टॉपिंग्स गिरी हुई हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने कहा कि पूरे पिज्जा का मास है एम पिज्जा, और जो ये स्लाइस है ना, ये जो स्लाइस है, ये वाली जो स्लाइस है, इसका मास है बेटा एम स्लाइस। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पिज्जा अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे मास ऑफ द पिज्जा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिस्क है ना, रिंग थोड़ा ना है, डिस्क है ये, डिस्क टाइप है ना, डिस्क है ये, तो मास ऑफ द पिज्जा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इट्स अ डिस्क, राइट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लाइस, स्लाइस का कितना है, स्लाइस का कितना है, स्लाइस का कितना है, आप क्या कहेंगे स्लाइस का कितना है, तो आप कहेंगे स्लाइस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास ऑफ द स्लाइस इंटू आर स्क्वायर बाय 2, मास ऑफ द स्लाइस इंटू आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। द स्लाइस के लिए स्लाइस का मास, पिज्जा के लिए पिज्जा का मास, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर आपके पास एक होलो स्फीयर है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr²। एक होलो हेमिस्फीयर है। वैसे अगर आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, 2/5 mr², 2/3 mr², 2/5 mr², ठीक है। होलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर, 2/3 mr² एंड 2/5 mr², ये रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, मजेदार। तो आगे बढ़ते हैं भैया, और बातें करते हैं, और भी बातें करते हैं यहां पर। अब यहां पर कुछ तो बेसिक चीजें बता दी मैंने, ठीक है। अब यहां पर दो थ्योरम्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। नॉट वैलिड या इनवैलिड, कुछ भी बोल सकते हो, नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर्स। स्फीयर्स के लिए वैलिड नहीं है। सिलेंडर्स, सिलेंडर्स के लिए वैलिड नहीं है। स्फीयर्स के लिए वैलिड नहीं है, सिलेंडर्स के लिए वैलिड नहीं है, कोन्स के लिए वैलिड नहीं है, क्यूब्स के लिए वैलिड नहीं है, एक्सेट्रा। तो किसके लिए वैलिड है? प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शीट या ट्रायंगुलर शीट, शीट्स के लिए वैलिड है बेसिकली, ठीक है। जो थिन शीट्स होती हैं उनके लिए वैलिड है। रिंग्स के लिए लगा सकते हो, डिस्क्स के लिए लगा सकते हो, एक्सेट्रा। जो प्लेनर हो उनके लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये नोटिस करना है, याद रखना है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई भी एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है? आपको 3 एक्सिस बनानी है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना। उनमें से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन के प्लेन में होनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट ना, तो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। तो हमने कहा कि मान लिया एक एक्सिस ऐसी है, दूसरी एक्सिस ऐसी है, ये हमने एक्स कह दिया, ये हमने वाई कह दिया। The third axis must pass through the intersection and has to be perpendicular to the plane z axis. So we have drawn 3 mutually perpendicular axes, and out of these 3 axes, 2 are in the plane of the object. ठीक है ना? And these are x and y axis. Now, according to this theorem, there will be some movement of inertia about the x axis. Let us call this as ix. Some
movement of inertia about y axis iy and some movement will be about z axis iz. And now we can say that iz is nothing but ix plus iy. According to this theorem, iz is equals to ix plus iy. According to this theorem, iz equals to ix plus iy. ये होगा. आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है. अगर आपने एक डीएम मास का एलिमेंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z तो 0 ही होगा इसका, क्योंकि z तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है. तो बेटा जो ये डिस्टेंस होता है ना, बेटा ये होता है y, और जो ये डिस्टेंस होता है बेटा ये होता है x. ठीक है ना. तो अगर आप x के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, ix निकालना चाहते हो, तो आप बोलोगे बेटा इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई स्क्वायर. अगर आप y के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे बेटा iy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर. और अगर आप z के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आपकी जो दूरी होगी वो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप बोलोगे बेटा iz इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर. मैंने अलग करके लिख दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, मैंने अलग करके लिख दिया उसको. तो आप देखो तो ix प्लस iy है, ये ix प्लस iy है. So according to this theorem, iz is nothing but ix plus iy. According to this theorem, iz equals to ix plus iy होता है. इस तरीके से आप, ठीक. तो एक तो थ्योरम बेटा ये हो गई. दूसरी थ्योरम कौन सी हमारे पास बेटा? दूसरी तो हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओ सॉरी, ये तो कर लिया हमने. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम दूसरी हमारे पास है पैरेलल. Now this is valid for all objects. ये क्या है? It is valid for all objects. ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए लगा सकते हो. तो इसमें आपको कैसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसके लिए लगानी है, उसको सबके लिए लगा सकते हो. ठीक, अच्छा जी, सबके लिए लगा देंगे हम. और बताओ लगाने कैसे? तो हमने कोई भी, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं सेंटर मास तो होगा ही होगा. So you need to take two parallel axes. One of them must pass to the center of mass. You have to take two parallel axes. One of them must pass to the center of mass of the body. Suppose the mass of the object is m and the distance between the parallel sides is d. So there will be some moment of inertia about the axis passing through center of mass. Let us write that as ICM, and the other one is I. ठीक, तो हमने क्या कहा? सबके लिए वैलिड है. एक एक्सिस को सेंटर मास से पास करना जरूरी है, दूसरी वाले को उस वाले से पैरेलल होना चाहिए. उनके बीच में डिस्टेंस हमने डी ले लिया. तो अब I is given as ICM plus MD square. ICM plus MD square. That is the parallel axis theorem. इसको हम कहते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कुछ बुक्स इसका प्रूफ भी देती हैं, स्कूल में भी करा देते हैं, बट जो स्कूल में कराया जाता है प्रूफ वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रूफ है ना, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट प्रूफ होता है. ठीक है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट इनकम्प्लीट प्रूफ. ठीक है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, वो उसको प्लेनर मानते हुए करा देता है, वो कोई 3D में जाता ही नहीं है. एक्चुअल प्रूफ जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लेंथी. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट प्रूफ. ठीक है, फिलहाल के लिए I इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर आप ये लगाना सीखो. ठीक है, तो बात बन जाएगी. तो I इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर होता है. पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए, एक को सेंटर मास से पास करना जरूरी. तो अब मुझे बताओ I बड़ा कि ICM बड़ा? I बड़ा कि ICM बड़ा? तो आप कहोगे सर I बड़ा है ICM से. तो इसका मतलब हम यहां पर एक नोट लिख सकते हैं. नोट क्या लिख सकते हैं? आउट ऑफ ऑल पैरेलल एक्सिस, out of all parallel axes, movement of inertia is minimum about an axis passing through center of mass. Now what does that mean? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी एक्सिस हैं, कौन सी? पैरेलल, आपस में पैरेलल. और आपने बहुत सारी पैरेलल एक्सिस ले ली और उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मिलेगा. इसलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करते हो तो वो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट घूमना प्रेफर करता है. ठीक है, घूमना प्रेफर करता है. पर आप हिंज विंज करके उसको जबरदस्ती किसी और एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हो चाहो तो. ठीक है ना.
इतनी बात समझ में आई? आओ अब इसका कुछ यूज करके देखते हैं। मजा तो उसमें ही है जब हम कुछ इस्तेमाल करें, ठीक है? तो आओ इस्तेमाल करें। हमने कहा था कि हमारे पास ये रॉड है और इस रॉड का हमने कहा था कि इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा? आई कितना होता है? ये होता है ml²/3। अब आप मुझे बताओगे कि सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा? आई डैश कितना होगा? इसका मास m है, इसका लेंथ l है। पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, लिख दो। बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होगा जिसने कर चुके हैं, ठीक है? तो फिर भी आप सॉल्व करें, निकालें एक बारी, कमेंट करें अपना आंसर। सर मेरा आंसर ये आ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ गलती कर सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला काम करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें अंदर पैरेलल एक्सिस कौन सी है। तो पैरेलल एक्सिस ये है, ठीक है ना? सॉरी, सेंटर मास से पास करने वाली एक्सिस कौन सी है? सेंटर मास से पास करने वाली एक्सिस ये है, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? आई बराबर ICM प्लस MD², ठीक है ना? आई की वैल्यू हमें पता है, आई निकालना नहीं है, आई की वैल्यू पता है कितनी है, ml²/3। ICM निकालना है और D की वैल्यू कितनी है, कितनी दूरी है इनके बीच में बेटा? तो दूरी है बेटा l/2। हम क्या लिखेंगे? l/2 ये आएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, ICM की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? ml²/3 माइनस ml²/4, दैट मींस ml²/12 आ जाएगी। ml²/12, दैट इज द वैल्यू ऑफ ICM, दैट इज द वैल्यू ऑफ ICM। समझ गए बच्चा लोग? बहुत शानदार। याद करनी है बेटा, याद करनी है वैल्यू भी। सेंटर के अबाउट ml²/3, ml²/12, एंड के अबाउट ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12, एंड के अबाउट ml²/3। याद करनी है आपको ये वैल्यू, ध्यान रखना। आगे चलकर इस चैप्टर में मैं यूज करता रहूंगा, इन वैल्यूज को यूज करता रहूंगा, याद होनी चाहिए आपको, टिप्स पे होनी चाहिए, ध्यान रखना इस वैल्यूज। वरना आगे चलकर बोलो सर भूल गए, फिर से नेकी कर दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा। आशीर्वाद मिला बच्चे को बस। रिंग की बात करते हैं। रिंग के अबाउट हमने क्या बात करी थी कि रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया होता है mr²। हम जानना चाह रहे हैं इसके अबाउट कितना होगा। व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट कितना होगा? कैसे निकालेंगे सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको निकालना है, आप सोचो, मुझे क्या पता। अरे भैया आपको निकालना है, आप सोचो, मुझे क्या पता। नहीं निकालू। हमने कहा कि इसके प्लेन में हमने ये दो एक्सिस बना दी, इसके प्लेन में हमने दो एक्सिस बना दी। हमने कहा देखो इसके अबाउट मान लिया IX है, इसके अबाउट मान लिया IY है, IZ हमको पता है mr² है, IZ हमको पता है कि mr² है, ठीक है भैया? अब देखो जैसा रिंग IX के लिए है वैसा ही रिंग IY के लिए बस घूमा हुआ है, ठीक है ना? बट कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर, दोनों डायमीटर ही तो है बेटा। तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए आधा ऊपर आधा नीचे, वैसा इसके लिए भी आधा राइट में आधा लेफ्ट में, आधा राइट में और आधा लेफ्ट में, बिल्कुल सेम सही मामला, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हम कह सकते हैं कि IX एंड IY बराबर है फ्रॉम सिमेट्री और फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस वी नो दैट IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ होता है। तो IX कितना है बेटा? IX एंड IY बराबर है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ IX बोल देता हूं, और IZ कितना है हमारे पास? वो है बेटा mr²। तो फ्रॉम दैट लॉजिक IX इक्वल्स टू mr²/2। तो अब ध्यान रखना, रिंग का इसके अबाउट कितना होता है? mr² होता है। इसके अबाउट कितना होता है? mr²/2 होता है। कोई भी डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है, कोई भी डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है, ठीक है भाई? अच्छा जी, कोई आपसे पूछ ले भैया ये रिंग है, इसके अबाउट कितना होगा? ये आपको पता है mr² है ना, इसके अबाउट कितना? ये पॉइंट बहुत फेमस है, इसके अबाउट कितना होगा? तो आप कहेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल। तो अब हम लगाएंगे बेटा पैरेलल एक्सिस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? r है। तो इसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो होगा I इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। ICM कितना हमारे पास? mr² है, और D कितना है हमारे पास? R है। अब D का मतलब डायमीटर नहीं होता है, डायमीटर समझ लो, इसके अबाउट इनके बीच की दूरी होती है, कितनी? R है, तो 2mr² आ गया, 2mr² आ गया। समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अगर मेरे पास डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया कितना होता है? mr²/2 होता है। इसके अबाउट कितना होगा? बाय सेम लॉजिक जो हमने पहले किया था। क्या किया था हमने कहा भैया इसके अबाउट mr² है तो इसके अबाउट कितना था? आधा आया था ना mr²/2, क्योंकि इसके अबाउट बराबर था, दोनों को जोड़ा, इसके अबाउट आया, किसी एक के अबाउट इसका आधा आएगा, mr²/2 आया था। ठीक है, तो सेम लॉजिक आप यहां पे लगाओ, सेम लॉजिक लगाओ यहां पर। तो क्या कहोगे? इसके अबाउट अगर mr² है तो इसके अबाउट कितना आएगा बेटा? कितना आएगा इसके अबाउट? mr²/4 आएगा। समझ गए? इसके अबाउट कितना आएगा बेटा? तो पैरेलल एक्सिस तो हम लगेगी, तो इसके बाद आएगा mr²/2 प्लस md²। md कितना हमारे पास? d कितना हमारे पास? r है, mr², मतलब 3/2 mr² जाएगा, 3/2 mr² जाएगा। समझ गए? होलो हेमिस्फीयर, हमें पता है कि जो ये एक्सिस होती है इसके बाद होता है 2/3 mr², मास एम रेडियस था। इसके बाद होता है बेटा 2/3 mr²। ठीक है, इसके बाद कितना होगा बेटा? बताओ 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 बताओ। तो अभी आप कहोगे कि नहीं, इसके अबाउट और इसके अबाउट सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है? इसके लिए पूरा स्फीयर, पूरा हेमिस्फीयर ऊपर है, और इसके लिए क्या है? आधा यहां आधा यहां, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सी बात है। ठीक है, बट देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक पूरा स्फीयर होता तो इसके अबाउट और इसके अबाउट तब तो सेम आता ना, ये सुनो, पूरे स्फीयर के लिए इसके अबाउट इसके अबाउट सेम आता ना, ये सुनो, तब सेम आता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं नीचे वाला पोर्शन हटा देता हूं, अगर मैं नीचे वाला पोर्शन हटा देता हूं, ठीक है ना, मैं नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, ठीक है, तो अब आप देखो, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन इसके लिए आइडेंटिकल था, तो अगर पूरे के लिए आई था तो आधे के लिए i/2 लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर वाला भी i/2, नीचे वाला भी i/2 लिख सकता हूं, है ना? आई बात समझ में? बहुत सही। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाले पोर्शन के लिए i/4, इसके लिए i/4, इसके लिए i/4, इसके लिए i/4 लिख सकता हूं, इस वाले के लिए। ठीक है, अगर मैंने नीचे वाले दोनों हटा दिए तो मैंने i/4 और i/4 मतलब i/2 ही हटाया है, तो इसका भी i/2 ही तो रहेगा, मतलब जो इसके अबाउट आ रहा है वही इसके अबाउट आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं। आओ, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। इसमें मैं आधा ही ड्रॉ करता हूं, आधा ही ड्रॉ करता हूं। ठीक, अब मैंने कहा कि इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक, अब देखो, मैंने कहा जितना ऊपर का उतना नीचे का, अगर कुल मिलाकर आई है, कुल मिलाकर आई है, तो ऊपर वाले का इसके अबाउट i/2 होगा। ये सुनो, अभी समझ में आया? ऊपर वाले का i/2, ऊपर वाले का i/2 लिख रहा हूं, खाली ऊपर वाले का i/2 है। अगर पूरे का आई है तो खाली ऊपर वाले का i/2 है। ये बात समझ में आई आपको? अब देखो, इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसके नीचे क्या किया? मैंने ऐसे एक को बना दिया, तो पूरे का बेटा आई था, पूरे का आई था, ये सुनो, पूरे का आई था ना इसके अबाउट। अब ये गायब किया मैंने, ये गायब किया, तो बेसिकली इसका जितना था इसके अबाउट उतना ही इसका भी होना चाहिए इसके अबाउट। ये सुनो, तो आधा ही तो गायब करा है ना अभी भी मैंने इसके लिए। ठीक है ना, तो अभी भी मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे का आई था तो इसका i/2 था, और पूरे के लिए मैंने कहा इसका लो या इसका लो बराबर ही है, आई है, तो पूरे का तो इसके लिए भी आई था, पूरे का इसके लिए भी आई था, और आधा हटा दिया, यहां पर आइडेंटिकल भी हटाया है, इसलिए i/2 रहेगा। ठीक, तो अभी भी हम कह सकते हैं इसका और इसका मूवमेंट इनर्शिया बराबर है, इसका और इसका मूवमेंट इनर्शिया बराबर है। तो अब बताओ इसका मूवमेंट इनर्शिया इसके अबाउट कितना होना चाहिए? कितना मूवमेंट इनर्शिया आपको मिल जाएगा? अब बताओ, पॉज करो और आंसर लिखो, पॉज करो और आंसर लिखो, कितना मूवमेंट इनर्शिया होगा। ठीक है ना, पॉज करो और आंसर लिखो, कितना मूवमेंट इनर्शिया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लिखे होंगे 1/3 mr², हो गया, आधा होता है,
करते हुए आधा होता है, बट आधा नहीं होगा बेटा, ये अभी भी 2/3 mr² ही होगा, 2/3 mr² होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज हो चुका होगा कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया 2/3 mr²? आधा क्यों नहीं हुआ? आधा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है, ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है बेटा, इस चीज को दिमाग में डाल लो, स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है, ठीक है, नहीं लगती है उसके ऊपर। और मैं पहले बता चुका हूं कि आधा हो कि पूरा हो, अगर मास m है तो mr² ही होता है। याद है आपको? पिज्जा स्लाइस लेंगे तो स्लाइस का मास लेना है, आधा ले तो आधे वाले का मास लेना है, 2/3 mr² ही होगा। इसके लिए तीनों एक्सिस के अबाउट 2/3 mr² ही होता है, 2/3 mr², 2/3 mr², 2/3 mr² ही हो। समझ गए बात? ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग कर दिया पर समझे? चलो बढ़िया। गलती करा दें आपसे? करा दें गलती? बताओ। चलो करा देते हैं। तो लेक्चर लंबा खिंच रहा है हमारा आज का, बट कोई नहीं। हमने कहा कि भैया इसका मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होगा, 2/3 mr² होगा। इतना हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, इतना हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पॉज करके आंसर लिख दें, पॉज करके आंसर लिख दें। मेरा दावा सच होने दे कि आप गलती करेंगे, मेरा दावा सच होने दे कि आप गलती करेंगे। पॉज करें, सॉल्व करें, अपना आंसर कमेंट करें। गलती करेंगे आप लोग। कर दिया कमेंट? देखिए मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 70% बच्चे, 70% बोलो, 70% बच्चों ने आंसर दिया होगा 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr²। गलत 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 है। अब बच्चे कमेंट करेंगे ओ माय गॉड सर आपको कैसे पता कि हम ये आंसर देंगे? हैं? सिद्धि आ गई बेटा। मैंने कहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है। कौन सी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? बताओ मुझे, कौन सी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? कोई भी नहीं। ये सेंटर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही। सेंटर ऑफ मास कहां होता है इसका? सेंटर ऑफ मास होलो हेमिस्फीयर का r/2 पर होता है। तो ये होगा बेटा आईसीएम। पहले आपको आईसीएम निकालना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा। हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर क्या है कि दोनों ही डिस्टेंस r/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से दोनों के डिस्टेंस r/2 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 हैं। इसे दोनों के बराबर, दोनों के अबाउट बराबर आना चाहिए। इसके अबाउट 2/3 mr² है तो इसके अबाउट भी 2/3 mr² ही आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप आईसीएम निकाल लो। आप बोलोगे बेटा क्या I = ICM + mr², md², d कितना r/2। I कितना है यहां पर? I कितना है बेटा यहां पर? देखो I कितना है बेटा यहां पर? I कितना है? I है 2/3 mr²। I बराबर ICM + md²। ये तो समझ में आया होगा ना आपको। अब यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलते हैं। तो वहां पर देखते हैं I बराबर ICM + md²। md² कितना है? mr/2 का स्क्वायर। अगेन r/2 ही तो है, अगेन r/2 ही तो है। तो पूरा पूरा बराबर दिख रहा है। इसका मतलब I बराबर कितना है? 2/3 mr² है। अरे गलती। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ हम बात करने वाले हैं बेटा सिद्धि की बात करेंगे। चलो भैया अब एकदम ध्यान से गंभीर रूप से आप आइए, देखिए, समझिए सिद्धि को क्या है। मजा बड़ा आता है बच्चों को सिद्धि लगाने में। आइए देखते हैं। देखो
हमने कहा कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, दोनों के बीच में दूरी है d, दोनों पार्टिकल एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है। हम जानना चाहते हैं कि इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना होगा। बोलो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर I की वैल्यू होगी m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर। m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर होगी कि नहीं होगी भाई, बताओ मुझे, बताओ। अब आप हाँ है, इसमें क्या सिद्धि है तो बताइए हमको, होगी ही ये, पता ही हमें, इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो पता है सर। इसमें क्या नया बताया, नया ये बता रहा हूं कि दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो कोई बताता नहीं है, दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। मतलब क्या, पिचका दो इसको, ऐसे लेके पिचका दो इसको, एक्सिस के अलॉन्ग पिचका दो इसको, पिचका दो, डी कम कर दो, डी कम कर दो, डी कम करके एक साथ रख दो इनको, तो कोई मोमेंट का फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैंने इसको पिचकाया, पिचका के एक साथ रख दिया, m1 प्लस m2 साथ में रख दिया, इनका दूरी कितना r, तो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। पिचका सकते हैं एक्सिस के अलॉन्ग, पिचका के देखते हैं तब मजा आएगा। आओ लेट अस सी सिद्धि इन प्ले, आ जाओ। हमारे पास सिलेंडर है, कैसा है, होलो है, होलो सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है। इस होलो सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस इसका R है, मास इसका M है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको इस एक्सिस के अबाउट। तो बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना है, सिद्धि लगानी है बेटा। यहां पे कैसे लगाएंगे सिद्धि, देखो इस सिलेंडर को लो, पिचका दो, पिचका दो इसको, पिचका दो, श्रिंक इट, श्रिंक इट, श्रिंक इट बेटा। क्या बनेगा पिचका के, श्रिंक करने के बाद क्या बनेगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास बताओ, रिंग आएगी सर, रिंग आएगी, रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंग। पिचकाने के बाद आपके पास आने वाली है एक रिंग, क्योंकि सारा मास इसके सरफेस पे था। पिचकाया, पिचकाया, अंदर तो खाली था, पिचकाया तो क्या बचेगा, रिंग बचेगा। रिंग का मूवमेंट जैसे तो पता है आपको बच्चा कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। यही होलो सिलेंडर का भी है, mr स्क्वायर। मजा आया तो ठोको ताली, बहुत दिन से ताली नहीं ठोकी आपने, मजा आया तो ठोको ताली। सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं बेटा, सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या करेंगे, पिचका दो, पिचका दो, पिचका दो, पिचका दो। पिचका के क्या मिलेगा बेटा आपको, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इस बारी डिस्क। शाबाश। डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr स्क्वायर बाय 2। पता ही आपको डिस्क का मूवमेंट होता है mr स्क्वायर बाय 2। मजा आ रहा होगा, ठीक है, तो मजा आ रहा है तो ठोको ताली। आगे बात करते हैं, रिंग और सिलेंडर, सॉरी हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर तो हो गया। और क्या कर सकते हैं हम इससे, आइए रेक्टेंगुलर शीट की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर शीट, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। इसके अबाउट कितना आएगा, मास m है इसका, लेंथ L है इसका, ब्रेथ d है इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, श्रिंक कर दे, ठीक है। आओ श्रिंक किया, श्रिंक किया, क्या मिलेगा श्रिंक करके, श्रिंक करके क्या मिलेगा, एक रॉड तो मिलेगी आपको, ऐसे एक ऐसे रॉड तो मिलेगी। इसको श्रिंक कर दिया, क्या मिलेगा, रॉड मिलेगी। रॉड मिली, रॉड की लेंथ L, मास m, कितना आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोलोगे बेटा ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। बताइए आपको ml स्क्वायर बाय 12, तो इस रेक्टेंगुलर शीट का इसके अबाउट कितना आएगा, ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। समझ में आया बात को, ठीक है भैया। इसके अबाउट कितना आएगा, इसके अबाउट कितना आएगा। आओ श्रिंक करें, श्रिंक किया आपने, श्रिंक किया इसको, ऐसे श्रिंक कर दिया। तो श्रिंक करने के बाद क्या मिलेगा आपको, अगेन एक रॉड मिलेगी, मास m है और इसकी लेंथ कितना है, b है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा mb स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट निकाला तो ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट निकाला mb स्क्वायर बाय 12, और अगर इसके अबाउट निकाल दिया तो क्या होगा बेटा, दोनों का सम कर देंगे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय
12 आ जाएगा, ml स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर होता तो एल और बी बराबर कर देते, तो फॉर स्क्वायर दिस विल बी ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 6। ठीक है, मजा आ रहा है? तो भैया मजा आ रहा है तो लो, एकदम भोकाल क्वेश्चन देंगे आपको, भोकाल, तो तहलका मचा देंगे हम, हैं? एकदम भोकाल क्वेश्चन देंगे आपको। ये आपके पास एक क्यूब है, मास m है इसका, साइड लेंथ a है इसकी, मास m साइड लेंथ a। क्यूब देखते ही आधे बच्चों को डर लगने लग जाता है, नहीं क्यों? ना क्यूट तो है ही। इस एज के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है ना? क्यूब है, ये क्यूब है, और आई अबाउट एज निकालना चाह रहे हैं, कितना आएगा? बोलो क्या करेंगे? हम इसको लेके श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे। श्रिंक करके क्या मिलने वाला हमको? श्रिंक करके क्या मिलने वाला हमको? बताओ क्या मिलेगा श्रिंक करके? क्या मिलेगा श्रिंक करके? मिलेगा ये एक स्क्वायर मिलेगा साइड लेंथ का। नाउ ये है इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma स्क्वायर बाय 6, अभी निकाला था हमने। स्क्वायर के सेंटर के अबाउट ma स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर या ma स्क्वायर बाय 6। बट यहां तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चा लोग? तो जो डायगोनल होता है स्क्वायर का होता है √2a, बेटा ये होगा a बाय √2, ये होगा बेटा a बाय √2, ठीक है ना? ये है a बाय √2। तो इसके अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा? तो ये होगा बेटा ICM, दैट इज ma स्क्वायर बाय 6 प्लस इसके अबाउट ये दूरी हमारे पास कितनी है? ma बाय √2 है, तो a बाय √2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ma स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना? 2 बाय 3 ma स्क्वायर आएगा, 2 बाय 3 ma स्क्वायर। क्यूब निकाल दिया। मजा तो बहुत आ रहा होगा बेटा, लेकिन सिद्धि और घमंड नहीं होना चाहिए। कहां लगती है सिद्धि, कहां नहीं लगती सिद्धि, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? चलो देखो, श्रिंक किया, क्या आया? रॉड आया। अगर मैंने आपको ट्रायंगल दिया होता और आपने श्रिंक किया होता और आपने एक रॉड बना दी होती, तो क्या आंसर सेम आता? इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका भी मास है, इसका भी मास है। श्रिंक किया, ये भी रॉड, श्रिंक किया, ये भी रॉड। तो बेटा यहां तो आपका आंसर ml स्क्वायर बाय 12 चल जाता, लेकिन यहां नहीं चलता। यहां सिद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? काम तो करती है, लेकिन आप लगा नहीं पाओगे उसको। क्यों लगा पाओगे? बिकॉज देखिए, अगर आपने ये एक पोर्शन लिया और इसको श्रिंक किया तो ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना? और अगर आपने यहां पर एक पोर्शन लिया, इसको श्रिंक किया, तो ये पोर्शन यहां आ जाएगा। इन दोनों का मास बराबर है, जितना इसका मास उतना इसका मास। अगर आपने लेंथ बराबर है dx dx, दोनों का मास बेटा बराबर आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर आपने दो अलग अलग पोर्शन लिए, dx मास dx लेंथ, इन दोनों का मास बेटा अलग अलग होगा। तो यहां पे और यहां पे जो मास आने वाले हैं ना, इनका मास होगा अलग अलग होगा। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता नहीं है कि ml स्क्वायर बाय 12 होता है कि नहीं होता, नहीं होता। तो यूनिफॉर्म का होता है, तो इसलिए इसके अंदर हम रॉड बनाकर ml स्क्वायर बाय 12 कर सकते हैं, वहां पर नहीं कर। ट्रायंगल का मूवमेंट इनर्शिया कैसे निकाले? तरीके बेटा उसके भी हैं, बट फिलहाल मैं आपको बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करूंगा। आप केवल आंसर याद कर सकते हैं। अगर इस बेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है और ये हाइट h है, इसका मास m है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mh स्क्वायर बाय 6। याद कर लें इसको बेटा, ट्रायंगल का मूवमेंट इनर्शिया हो गया ये, ठीक है? ml स्क्वायर बाय 6 ट्रायंगुलर प्लेट का है, ट्रायंगुलर प्लेट का मूवमेंट इनर्शिया mh स्क्वायर बाय 6, ठीक है बच्चों? ओके,
तो ये हमारे पास मूवमेंट रेशो आ गया। ठीक, तो बहुत सारी बातें हमने करी आज, बहुत सारे तरीके से हमने मूवमेंट रेशो देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, सिद्धि लगाकर देखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।